बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, आज मेरे मेहमान हैं तनवीर ज़मान ख़ान साहब। कई बार तशरीफ़ ला चुके हैं, किसी तारीफ़ के मुहताज नहीं हैं। इनका तल्लुक़ लाहौर से है। बड़ी इम्पोर्टेंट सिटी है। और पेशे के लिहाज से जो है तनवीर साहब एक सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, सॉरी कॉलम नवीस हैं, किताबों के ऑथर भी हैं। और मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे तजिया नगार हैं। तनवीर साहब, वेलकम टू माय शो। थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा तनवीर साहब, पाकिस्तान की सिचुएशन जो है ना, एक तो बदलती रहती है बहुत, और एक जो है ना, नज़र ये आता है कि बिगड़ती जा रही है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? ख़ास तौर पर इन द व्यू ऑफ जो कोर्प्स कमांडर की जो मीटिंग हुई है और उसका जो एलामिया आया, देखा होगा आपने। जी, जी। उसको इट नीड्स टू बी रेड मीन बिटवीन द लाइन्स, और एक लफ्ज़ पर अगर गौर करें तो कुछ बड़ा होने वाला है। तो आप क्या कहते हैं? जी, डॉक्टर साहब देखिए सूरत-ए-हाल पाकिस्तान की जिस तरीके से नई डेवलपमेंट्स वहाँ पे आ रही हैं, हम देख रहे हैं रोज़ाना के हिसाब से जो नई-नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो सारी पाकिस्तान को एक काफ़ी एक रिस्की सूरत-ए-हाल की तरफ ले जा रही हैं, काफ़ी खतरनाक सूरत-ए-हाल पैदा हो रही है। यूँ लगता है कि जैसे मुल्क जो है वो रियासत के हाथों से छूटा जा रहा है और रियासत जो है वो लोगों के हाथों से छूटी जा रही है। हुँ, तो ये एक सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है कि वहाँ पे कोई भी मैं कल एक दोस्त के साथ बात कर रहा था, वो वहाँ पे पीटीवी में होता था, आला ओहदे पे टॉप जो उनके होते हैं ऑफिशियल्स। तो कल उससे बात हो रही, कहता है यार अब मुझे यूँ फ़ील होता है कि जैसे हम कहीं फँस गए हैं। जैसे हमें यहाँ से कुछ हम किसी जाल में फँस चुके हैं और हमें यहाँ से निकलना अब बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। हुँ, तो ये एक आम कैफ़ियत है लोगों की, इस किस्म की परेशानी की, कि लोग अपने आप को एक तरह से जो है ना, वो एक तरह से समझ रहे हैं कि वो कहीं कैद हैं और उन्हें इस कैद से निकलना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है और वो किसी ऐसे घिनौने या किसी खौफ़नाक किस्म की कोई बलाओं के ज़ेरे तसल्लुत आ चुके हैं, जहाँ पे कि वो बलाएँ जो हैं, वो अपना खेल खेल रही हैं और ये बेचारे कहीं उसके अंदर रगड़े जा रहे हैं। और ये एक सूरत-ए-हाल जो है अपने तौर पे बड़ी तशवीशनाक है और इस तरह की फ़ीलिंग वहाँ पे आम है। इस तरह की फ़ीलिंग कोई इक्का-दुक्का लोगों में नहीं, बल्कि ये जो एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है, ये वहाँ पे बहुत आम है। तो ये यकीनन एक अपने तौर पे एक बड़े किसी सान्हे की तरफ ले जाने वाली सूरत-ए-हाल है। देखिए, वो सान्या ज़रूरी नहीं होता कि मुल्क टूट जाएगा। अगर एक मुल्क बड़ी गुर्बत के अंदर धँस के और वहाँ से उसके लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसका जो एक लेवल है, वो बहुत लो हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। एक चलता मुल्क जैसे चलती गाड़ी एकदम खड़ी हो जाए, वो चलना बंद कर दे, उसके अंदर बहुत बड़ी खराबियाँ हो जाएँ और आप उसको दोबारा से चला ना सकें, ये भी एक डिज़ास्टर ही है कि वहाँ पे लोगों को रोटी ना मिल रही हो और लोग आहिस्ता-आहिस्ता एक ऐसे मसाइल में चले जहाँ पे अफ्रीका की बहुत सी रियासतें उस किस्म के एक तरह की कहज़-ज़दगान या वहाँ पे खुश्क साली हो जाती है या आपने वहाँ कहा पे कि लोगों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। देखिए, जब लाहौर एक बहुत इम्पोर्टेंट शहर है पाकिस्तान का, वहाँ का लाहौर के कोर्प्स कमांडर बड़ा इम्पोर्टेंट आदमी है। अगर वो भी युद्धया निकले और बजाय इसके कि वो, अब जो आदमी फिर अपने घर का दिफ़ा नहीं कर सकता, तो वो रियासत का या उस बॉर्डर का कैसे दिफ़ा करेगा? तो फिर जो लोग जिस तरीके से उसको तबाह किया गया, मसाजिद देखिए, कम से कम 2 उस अहाते में, उनके अहाते में, जिन्ना हाउस के अहाते में 2 मसाजिद थी। उनको भी आग लगा दी गई और जिन्ना हाउस के भी सत्यानाश कर दी, तबाह बर्बाद कर दिया गया। वो पूरी लिस्ट क्या बताइए, आपको सबको पता है कि क्या-क्या हुआ, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। जब इस लेवल की तबाही बर्बादी और एक जमात के जो नुमाइंदे हैं वो करें और उनको इंस्ट्रक्शन दी जा रही हों, तो ज़ाहिर है, कोर्प्स कमांडर जो अभी का जो प्रेस उनकी रिलीज़ है, तो वो तो इसी तरीके से इशारा कर रही है कि आप जो है ना, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। और जो यानी जिस हद तक भी उन उन जो एवरी एक्सटेंट वो जाएँगे। और जो उसको गौर से पढ़ें तो मैं समझता हूँ कि बड़े मुकदमे पैदा होंगे और मिलिट्री अदालतें लगेंगी, तो पता नहीं क्या-क्या होगा। या ये बात आपकी दुरुस्त है कि वहाँ पे इस चीज़ से जो लाहौर के कोर कमांडर की सारी ये सूरत-ए-हाल आती है, तो इससे ये इस बात का इज़हार है कि असल में हमारी जो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेज़ हैं, उनके अंदर तक़सीम पाई जाती है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे एक आला सतह पे ऐसी तक़सीम है, जिस वजह से वहाँ के आर्मी चीफ़ को वो एक जो सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो उसे सपोर्ट हासिल नहीं है।
जिस वजह से वो वहाँ पे बड़े डिसीजन लेने से कासर महसूस होता है। ये एक उसकी बेबसी है कि वो इस तरीके एक से बात कुछ। तनवीर साहब, जब हम कहते थे कि आर्मी में डिवीजन है और हमारे पास भी इंफॉर्मेशन थी, तो ज़ाहिर है कि मुझे तो कम पता कि हमें तो गाड़ियाँ पड़ती थी, ठीक है जी। अच्छा, अब मसला ये है कि ये कोर्प्स कमांडर हैं जो लाहौर के थे, इनको भी प्रमोट किसने किया? जनरल बाजवा ने जाते-जाते। और सुना कि और भी ऐसे जर्नैल मेजर जनरल थे जिनको उनको पता था कि ये प्रो इमरान खान या प्रो पीटीआई हैं, वो जानबूझ कर कहते हैं कि इनको प्रमोट किया गया ताकि आने वाले चीफ को भी आराम ना मिले। वो भी अमन सुकून से या पूरी तरह फुल्ली कंट्रोल होकर वो अपना काम ना कर सके। अगर ये थिंकिंग हो जो ये आउटगोइंग चीफ कमांडर की, तो दैट इज़ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर। देखें, आप बात को सिर्फ़ यहाँ तक ना देखें, आप ये भी तो देखें कि अगर फ़ौज प्रो पीटीआई या प्रो पीडीएम होना शुरू करेगी, यस। अगर फ़ौज अपने तौर पे इस तरीके से जो उन्होंने हुँ, शुरू किया काम, हुँ, आप इसको वहाँ से पकड़ें कि फ़ौज ने जब एक वहाँ पे एक इस किस्म की हुकूमत बनाने की कोशिश की और इस तरह से उनको लीडरशिप को पालना शुरू किया, इंस्टॉल करना शुरू किया। वैसे तो वो हमेशा से करते हैं, लेकिन इस तरीके से एक बच्चा गोद लेके पाल के उसको ऊपर लोगों के ऊपर मुसल्लत करना, ये उन्होंने पहली दफ़ा किया इस हुँ, तरह का, कि एक रॉ आदमी को जो कि एक स्पोर्ट्समैन था, उसको खिलाड़ी को इधर उन्होंने राग़िब किया। हमीद गुल से काम स्टार्ट हुआ और वहाँ से उन्होंने इसको सियासत की तरफ राग़िब किया। फिर उसको ट्रेंड किया, फिर उसकी पार्टी बनाई, फिर उसको सारी फंडिंग का बंदोबस्त किया, उसके लिए जलसों का एहतमाम किया, उसके लिए लीडरशिप बहुत सारी जो राइज लीडरशिप थी उसको उसके पार्टी के अंदर भर्ती करवाया। तो जब ये सारा कुछ उन्होंने किया था, फिर अब उसके बाद ये गिला कि पार्टी के फ़ौज के अंदर ऐसी डिवीज़न क्यों है? आज प्रो पीटीआई लोग क्यों हैं? प्रो पीडीएम जो जो हैं वो भी हैं और प्रो पीटीआई वो भी हैं। तो ये तक़सीम तो ज़ाहिर है कि अगर फ़ौज ने एक चीज़ को चूज़ किया था कि उन्होंने सियासत में इस तरीके से दखल देना है और उन्होंने वहाँ पे सियासी पार्टियों को बनाना भी है और तोड़ना, गो के वो हमेशा से ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने उन्होंने बहुत हर इत्तेहाद के अंदर, हर पार्टी की फ़ॉर्मेशन के अंदर फ़ौज की अप्रूवल और उनका अमल दखल रहा है। ये इस तरह का जो एक हाइब्रिड एक्सपीरियंस है, एक एक्सपेरिमेंट है, वो उन्होंने पहली दफ़ा इस तरीके का किया है। तो इसके अंदर यकीनन अब आप ये कहें कि बाजवा ने अगर अपनी जो वाबस्तगी थी, वो अपने हुकूमती दौर के तकरीबन 90% हिस्से तक तो एक तरफ रखी, यानी पीटीआई एक तरफ रखी, उसके बाद 10% हिस्सा उसने दूसरी तरफ भी कर लिया। तो उससे कतई तौर पे ये कहा जाए कि फिर बाकी फ़ौज के अंदर वो तक़सीम उस तरीके से क्यों नहीं है? ज़ाहिर है कि अगर बाकी फ़ौज को उन्होंने उस तरीके से भर्ती किया था, अब एक एक टाइम था कि फैज़ हमीद और बाजवा बिल्कुल यकजान थे और वो एक काम पे, एक मिशन पे लगे हुए थे। तो फिर अब उसके बाद आप कहा जाए, अब एकदम अगर बाजवा ने पोज़ीशन चेंज की है या एक तरह से दोगलापन स्टार्ट किया, उसके ये बाकियों ने क्यों नहीं किया? तो ये गिले वाली बात नहीं है। ये एक नेचुरल डेवलपमेंट है, जिसके नतीजे में ये तोड़-फोड़ हो रही है। ये एक फ़ौज का सियासत के अंदर अमल दखल का मंतकी नतीजा है। ये एक लॉजिक ने लेके इधर ही आना था, अगर उन्होंने इतना अपना अमल दखल बढ़ाना था। इसलिए इसके अंदर मैं नहीं समझता कोई फ़ौज की टूट-फूट के हवाले से, फ़ौज की तक़सीम के हवाले से ये कोई अचंभे की बात है। इसके अंदर अचंभा इसलिए नहीं है कि उन्होंने इस काम को खुद चूज़ किया था। उन्होंने इस काम को पिक किया, अब उसके अंदर ये हो रहा है तो ये नेचुरल है। इसके लिए सफ़रिंग, हाँ, मुझे जो ज़्यादा कंसर्न है इस पे, वो है कि इस सारे इदारे की वजह से ना सिर्फ़ पूरा रियासती ढांचा उसके अंदर एक उथल-पुथल हो गई, बल्कि उसके साथ-साथ अवाम के मसाइल जो हैं, वो मुकम्मल तौर पे इग्नोर हो गए। यूँ लगता है कि चंद लोग जो है वो अखाड़े में हैं, उनकी रेसलिंग हो रही है और बाकी अवाम जो है, उनके मसाइल की तरफ ना कोई तवज्जो है, ना कोई उनकी तरफ ध्यान है, ना उन मसाइल को किसी तरफ एजेंडे पे लाने की ज़रूरत महसूस की जा रही है। ये अच्छा, अफ़सोस वाली बात है। तनवीर साहब, इसमें जो आपने बात की ना, जो तारीफ़ की आपने कि एक खिलाड़ी को लेकर आगे और उसकी तरबियत की। मतलब वो जो तारीफ़ें आपने की हैं उसके बारे में एक बात शायद स्लिप हो गई आपके माइंड से, वो इंटरनेशनल प्ले बॉय भी था, ठीक है जी? और भी उसकी बड़ी तारीफ़ें हैं उसकी। अब ये ना ऐसे एक आदमी को लेकर आते हैं, उसकी तरबियत करते हैं, दुनिया को बताते हैं, अवाम को बताते हैं कि भई इस जैसा नेक और ईमानदार आदमी नहीं है, ठीक है? और पूरी तरबियत करते रहते हैं। और जब यकजान का कहा आपने कहा, तो उस वक़्त तो ये सारे के सारे एक पेज पर थे। यानी कहते थे हम तो एक हैं, हम यानी बड़ा अच्छे हैं, ये डेमोक्रेसी पर यकीन करने वाले हैं, वगैरह-वगैरह। तो अब जो मेरी बातें हुई हैं कुछ दोस्तों से या कुछ मिलिट्री
से तल्लुक़ रखने वाले हैं, वो कहते हैं कि हमें तो बताया गया था जी बस बाकी सारे चोर हैं, डाकू हैं, एक इमरान खान सही है। तो हमने तो उसको ज़हन में बिठाया, दिल में बिठाया, उसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं। जो हमें तरबियत दी कि जो हमें बताया गया, तो आप गिला किस चीज़ का? तो भई कसूरवार तो फिर वही है जो बड़े जरनैल थे, कसूर तो उन लोगों का जिन्होंने सिस्टमैटिकली इसको प्रमाण किया और उसको नापियाँ बदलते रहे और अकॉर्डिंग टू परवेज़। तो अब फिर मैं उन यही बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल यही बात कर रहा हूँ कि हमें जो सियासी अखाड़े में मौजूद लोग हैं, इनके ऊपर तो गिला सानवी भी है और बाद में आता है। असल बात तो है कि जिन लोगों ने इन्हें पाल के मैदान में फेंका, जिन लोगों ने इनको पिक किया और इनका सारा सिलसिला इन पूरी बैकिंग के साथ इनको मैदान में लेके आए, ये असल तो कहानी यहीं पे है। इसलिए इस कहानी को वहीं से देखना चाहिए। फिर उसके बाद इसके अंदर इंटरनेशनल इंटरेस्ट भी इसी हवाले से आते हैं। जो इंटरनेशनल सारा सिलसिला चेंज होता है, वो भी इसी हवाले से आता है कि आपके अंदर रियासत सोसाइटी के अंदर वो चीज़ें मौजूद होती हैं। तो जाहिर है कि अगर वो अंदर मौजूद हैं तो फिर उस तरीके से ही वो लोगों के अंदर मंजर-ए-आम पर भी आएँगी और हम उसके लिए, इसका मतलब है कि हम वल्नरेबल हैं उन सुपर पावर्स के इंटरेस्ट के हवाले से, जो कि इस खित्ते के अंदर और पाकिस्तान के अंदर अपने इंटरेस्ट रखती हैं और वो उस हवाले से अपने इंटरेस्ट की फोर्सेस को पिक एंड चूज़ कर रही हैं और सूरत हाल को आगे चला रही हैं। तो ये जो सूरत-हाल इस तरीके से चलती है आगे, तो ज़ाहिर है कि इसके अंदर अवाम मुझे तो हर हालत में यकीन कीजिए, अवाम की बेबसी और अवाम को इग्नोर किया जा रहा है मुकम्मल तौर पे। मेरा सारा दुःख उधर है, इनके झगड़े से मुझे कोई ले ले लेना नहीं। मेरे ख़्याल में ये सारी फोर्सेस एक जैसी हैं। इनका ना आइन का, कानून का कोई इधर कोई पास है, ना आइन और कानून का कोई उधर पास है। अगर आप सारी चीज़ को जड़ से देखें, तो ये सारी अब मुझे आप बताइए, जब पिछले साल अप्रैल के अंदर जब पीटीआई का ग्राफ बड़ा लो था, जो पीडीएम के लोग हैं, जो इस वक़्त पीडीएम के हैं, इन्हें क्या ज़रूरत थी उस वक़्त इक़्तिदार को लेने की? ये अगर अगर इनको पीटीआई आज बहुत भारी पड़ रही है, तो उस वक़्त तो इनका काम हुआ था, इनका ग्राफ, नवाज़ शरीफ का ग्राफ बड़ा ऊपर था। ये अगर उस वक़्त ही इलेक्शन करवा के आते, बजाय रिस्क लेने के पहले हुकूमत में जाके अपने मुकदमे साफ़ करवाएँ, उसके बाद आप अपने जो जमहूरियत खेलें। तो अगर ये पहले इस तरह का काम इन्होंने किया होता उसी वक़्त लास्ट ईयर अप्रैल के अंदर, तो उस वक़्त शायद आज इनको ये दिन ना देखने पड़ते थे। आज एक लोगों के लिए भी एक कोई पॉपुलर हुकूमत होती जो पॉलिसीज़ बना के लोगों को दे रही होती। वो पीडीएम की हुकूमत होती या नून की होती या पीटीआई की होती। जो भी होती वो आज एक स्टेबल सूरत-हाल होती। ये सारा सिलसिला जो है, अगर इसको पूरी जड़ों से देखें, तो आपको गलतियाँ एक दर एक, आप कहीं एक गलती पे जाके रुक नहीं सकते कि ये गलती यहाँ से स्टार्ट हुई। ये गलती असल में बिगिनिंग वहीं से है इसकी सारी की सारी। इसलिए आपने इसको वहीं आपने से एक देखने की बात भी ज़रूरत आपने फॉरेन जो इंटरवेंशन की भी बात की है ना, जी, देखिए जी। हालात पैदा किए जाते हैं फॉरेन इंटरवेंशन के, ठीक है? अब मसला ये ना अगर थोड़ा-सा इस पे पीछे जाया जाए तो न ये तो 90s की 1990s की बात है। कहा जाता था कि इमरान खान को एक ख़ास काम के लिए तैयार किया जा रहा है। कहीम सईद साहब ने भी कहा था, डॉक्टर इसरार अहमद जो लाहौर वाले हैं उन्होंने भी ये कहा था, ठीक है? और बाकी शवाहद हैं वो भी मिलते हैं कि उसको एक ख़ास मिशन के लिए तैयार किया गया था। वो मिशन जब अब इतना बड़ा हो गया, तनावर दरख्त बन गया है, तो ज़ाहिर है कि बाहर से इंटरवेंशन तो होगी जिन लोगों ने इतना इन्वेस्टमेंट की है उस पर। एक बात, दूसरी बात ये आप ये देखें कि इस वक़्त भी जो सूरत-हाल है यानी अगेन सोसाइटी द एंटायर सोसाइटी इज़ डिवाइडेड। मेरी रात को किसी आदमी से बात हुई, वो कहते हैं जी ठीक है, ये है लेकिन इमरान खान बड़ा ईमानदार है। मैंने कहा भाई ये जो इल्ज़ाम है कितने-कितने बड़े अभी जिसके लिए पकड़ा गया था अल कादर जो ट्रस्ट है उसके लिए वो किसका है? भई इसकी बीवी बुशरा बीबी का और इसके नाम पर है, ये ट्रस्ट है। और अगर 460 एकड़ जगह मिल रही है, तो इसने पूछा नहीं ये कहाँ से आई अगर इतना ईमानदार है तो? और जितने जो पैसे आए थे जहाँ से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजे थे, तो वो खज़ाने कौमी खज़ाने में क्यों नहीं गए? कहता है जी ठीक है तो दूसरे भी तो खराब है ना, ये कोई जस्टिफिकेशन है? तो जिसको आप ईमानदार कह रहे हैं, तो वो बड़ा अच्छा आदमी है, फिर कहता है जी दूसरे भी खराब हैं, तो ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ना। अब क्वेश्चन ये है कि फिर ये जहाँ पर पाकिस्तान आ चुका है, इसमें अदलिया का किरदार यानी मैंने थोड़ी बेहतरी मेरी भी समझ है, भई अब ये क्या कोई फवाद चौधरी को आज पकड़ा गया तो उसके बाद उन्होंने कहा जी भई इसको भी ना जो मौजूदा जो इसके खिलाफ हैं, ना उनमें पकड़ा जा सकता है, ना फ्यूचर के किसी जुर्म में पकड़ा जा सकता है, मुकदमे में पकड़ा जा सकता है।
तो ये इसका मतलब ये है कहने का कि ये किसी अदालतें इस तरह का काम करती हैं, चीफ जस्टिस इस तरीके से काम करता है। ये तो नज़र आता है कि ये तो आरिफ अलवी जो है ना वो भी स्टालवार्ट ऑफ पीटीआई है, जजेस भी नज़र आता है कि वो स्टालवार्ट्स ऑफ पीटीआई हैं। वो क्वेश्चन इज़ वेयर आर वी गोइंग? वेयर आर वी हेडिंग? ये तो आप कह रहे हैं कि अखाड़े में उतरे हुए हैं, तो जर्नैल अपनी जगह उतरे हुए हैं, तो ये जो अदलिया है, वो इंसाफ देने की बजाय ये क्या काम कर रही है? जी, जी। देखिए, जब हमने ये कह दिया, मैदान में आ गए हैं, जब सियासी फोर्सेस ने कह दिया कि जी ये तो हमारी सर्वाइवल की जंग है, जब उन्होंने ये कह दिया कि जी अब या वो हैं या हम हैं, जब फ्रीकैन आपस में ये कह के मैदान में उतरे हुए हों कि जी या आप हैं नहीं या गाग है नहीं, ते जब आप इस नज़रिए से मैदान जंग में हैं, फिर जिसको जो हाथ लगेगा, जैसे लड़ाई हो जाए हाथापाई, जिसके हाथ में जो डंडा आएगा डंडा सही, रोड़ा आएगा रोड़ा सही, कोई लोहे की रॉड आ गई लोहे की रॉड सही, जो हाथ आएगा जिसके वो उसको इस्तेमाल में लाएगा। इस वक्त सूरत हाल ये है, यही अफसोसनाक सूरत हाल है कि जो एक लॉलेसनेस का जो बाजार जिस तरफ जा रहा है, उसके अंदर कोई बईद नहीं कि बहुत अनकरीब लोग आपस में एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं और एक इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाए कि लोगों के अंदर एक दूसरे की अदम बर्दाश्त जिस लेवल पे आ चुकी है, जिस लेवल पे पार्टीबाजी हो चुकी है, उस लेवल पे एक दूसरे के सामने आके एक दूसरे को मारना शुरू हो जाए। तो ये जो सूरत हाल है, या इदारों के साथ जो लड़ाई होगी, जो तो ऑलरेडी तालिबान तो देखे ना, उन्होंने तो ऑलरेडी एक उस सारे सिलसिले को रियासती इदारों को टारगेट किया हुआ है। वो कभी पुलिस के कभी फौज के लोग हम रोज मरते हुए देखते हैं। उन्होंने तो ऑलरेडी सिक्योरिटी एजेंसीज को इदारों को टारगेट पे लिया हुआ है। अगर यही चीज यहाँ पे सियासतदानों सियासी पार्टियों के अंदर भी आ गई, जिसके इम्कान बहुत ज्यादा है, जिस किस्म की वायलेंस का एक शुरुआत की जा रही है और जो हो रही है, उसको एक दूसरे को बढ़ावा दे के बढ़ा चढ़ा के भी दिखाया जा रहा है और एक दूसरे को पार्टिसिपेशन भी सारों की है। ये सारी की सारी जो इन्वॉल्वमेंट है, ये एक बड़ी एक लॉलेसनेस की तरफ लेके जा रही है। उसके अंदर कोई एक फ्रीक को ब्लेम नहीं किया जा सकता। इस वक्त तो जिसके हाथ जो कुछ है वो इस्तेमाल कर रहा है। तो जब लड़ाई को आपने यहाँ पे लाके छोड़ दिया है, अब फिर फैसला जो होगा सो होगा। अब लोगों का अब क्या किया जाए, जो फैसला होगा सो होगा। इसलिए इसको इस ब्लेम के साथ कि अब वो कहता है कि जी अब फौज जो है वो इधर क्यों चली गई, अब दूसरे कह रहे हैं कि जी अदलिया क्यों उधर चली गई। अब ये असल में तो इसका मतलब है लड़ाई का जो मैदान है उसके अंदर ज्यादा खतरनाक फोर्सेस मौजूद हैं। एक तरफ अदलिया मौजूद है, एक तरफ पुलिस और फौज मौजूद है, एक तरफ हुकूमत का एक दड़ा मौजूद है, दूसरी तरफ उनके जो अपोजिशन है वो मौजूद है। इसका मतलब है कि पूरी की पूरी रियासत का ढांचा जो है वो इस वक्त एक पूरी कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल के अंदर है। तो उसके अंदर इसके अंदर इसको एक शांति की तरफ लेके जाने की जरूरत है, ना कि इसके अंदर एक दूसरे को मजीद ब्लेम करके और ज्यादा इस मामले को बढ़ावा देने की जरूरत है। लेट्स स्टार्ट विद ओरिजिनल क्वेश्चन। ओरिजिनल क्वेश्चन ये था कि जो स्टेटमेंट आई है आर्मी की तरफ से, वो आर्मी के मुमकिन है कोर्ट भी लगेंगे, जो रूल्स और रेगुलेशंस आर्मी के हैं, जो ख़ास तौर पर गद्दारी के सिलसिले में जो होते हैं या आर्मी के पर्सनल के लिए होते हैं, वो हो सकता है कि लागू कर दिए जाएं इमरान खान और दूसरे लोगों पर। और ये मेरा अपना जो ख्याल है, नज़र आता है कि हो सकता है कि इन नेक्स्ट फ्यू डेज 2-4-5 दिन के अंदर हो सकता है इमरान खान को दोबारा पकड़ लिया जाए। वैसे यहाँ पर एक बात याद आती है कि किसी ने कहा जी चलो और कुछ अच्छा बात हुई है, नहीं हुई तो इमरान खान की गिरफ्तारी से उसकी टांग तो ठीक होगी। अब चलता है ठीक है। तो अब या या वो हाँ, या ये बात भी अपने तौर पे ऑब्जर्वेबल है कि वो एकदम टांग शांग ठीक हो गई है। तो उसके अंदर एकदम बात बस वो पकड़ने की देर थी। तो वो जाहिर है कि अब वो जब पकड़ के लेके गए तो उन्होंने तो फिर वो टांग को प्लास्टर व्लास्टर जो भी उसने लगाया वो सारा खोल के देख ही लेना था। इसमें कोई कुछ उसने भी नहीं कहा है, कि हाँ जी, वहाँ इसमें कुछ कुछ भी नहीं नहीं है। है, वहाँ कुछ अब भी नहीं है। इसलिए वहाँ कुछ नहीं है। इसलिए जाहिर है कि जी देखिए, इसी तरह से सारे ही अपना अपना जगह पे, जैसे वो चौधरी परवेज अलाई ने उस वक्त अपनी बाजू पे प्लास्टर बांध दिया था। तो ये ड्रामेबाजियां इस तरह की जो है ना वो सियासी इस्तेमाल के अंदर होती रहती हैं। जिस तरीके से कहा अच्छा, जाता है फवाद कि वो फवाद चौधरी का देखा आज आपने? कहा जाता है कि नवाज शरीफ ने अपनी बीमारी को बड़ा बढ़ा चढ़ा के बयान किया था। अब ये सारी चीजें बयान बयान है ना जी, इस तरह की चीजें सियासी उसके अंदर मंजर आम एक मंजरनामे में देखी जा सकती हैं। तो ये एक पाकिस्तान की सियासत के इस तरह की सारी ड्रामेबाजियां भी मौजूद हैं। उसके साथ साथ जो असल चीज है, अब फौज जो है वो देख रही है कि अदलिया जिस तरफ लेके जा रही है सूरत हाल को, ये उनके हाथों से निकलती जा रही है। इसीलिए अब वो वहां पे कुछ ऐसे मिलिट्री एक्ट का नफाज करने के ऊपर उन्होंने फैसला किया है।
और सारे जिन कोर कमांडर्स की मीटिंग उनकी आपस में हुई है, उसके अंदर उन्होंने इसी तरफ फैसला किया है असल में कि अब जो नजर नजर में मेरा सवाल ये था कि अगर वो पकड़े, मसलन फर्ज किया कि पीटीआई के लीडरों को पकड़ते हैं या इमरान खान को पकड़ते हैं और उन पर ये कानून लागू करते हैं, तो उसका यानी पहली बात है कि इट मीन्स के आर्मी इज सीरियस है इस मसले में। उन्होंने इसको बहुत तरीका देखा भी, हमारी नाक का मसला बन गया, हमारी इज्जत का मसला बन गया, हमारी ये होता है ना ईगो का मसला है, ईगो का मसला भी बहुत है ना हर जगह पर। तो इसका रद्द अमल क्या होगा? देखिए, अगर वो ईगो का मसला अपनी जगह पे है, वो इसलिए भी है कि वो फ़ौज ने ये देख लिया है कि अगर वो सिविल लॉ के तहत लोगों को पकड़ के वहाँ पे अदालतों में भेजेंगे, तो वहाँ से तो सारे छूट जाएँगे। वहाँ तो सारा लाहौर हाई कोर्ट क्या, सुप्रीम कोर्ट क्या तो बंदा, ये देखें यहाँ पर एक बात याद रखें आप में से, आई डोंट नो वेदर यू विल एग्री विद मी और नॉट। यानी जो टीम पहले थी ना, ये साकिब निसार, उस आदमी के लिए मेरे दिल से कभी भी अच्छी बात नहीं निकली। कोई दुआ उसके लिए मैं दुआ भी नहीं कर सकता। उसने एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाकर छोड़ गया पीछे कि वो बदस्तूर जो है ना उसका वो असर रसूख कायम रहेगा। इसी तरीके से आर्मी में भी उस तरीका कर दिया गया और हर डिपार्टमेंट में इन्हें इस तरीके से कर दिया है कि मुतलका लोगों को प्रमोट करके आगे ले आए ताकि ये लोग रूल करते रहेंगे। अब मसला ये आता है कि अगर आर्मी कोर्ट में ना लेके जाएं तो ये जिन्हें ना ये कहते हैं इमरानडो जजेस हैं, वो तो फैसला वही करेंगे जी, इनको पूरी उम्र के लिए इनके पूरे खानदान को कोई पकड़ नहीं सकता। तो मसला तो जी, जी। आर्मी होगा ना। बिल्कुल, देखिए हाँ, इसीलिए इसीलिए अब देखें ना, अब मुल्क में अगर आर्मी एक्ट यहाँ पे नाफ़िज़ हो जाता है और उसके ऊपर अमल-दरामद शुरू हो जाता है, तो उसके बाद फिर मिलिट्री का असर रसूख, जब मिलिट्री की अदालतें लगाएँगे, वो ज़ाहिर है वो आर्मी एक्ट को ट्राई भी आर्मी अदालतों में ही क क करेंगे, मिलिट्री की कोर्ट्स ही बनाई जाएँगी। जब आपका जुडिशियल सिस्टम के अंदर ये ऐसा रहा है, पाकिस्तान में बहुत दफ़ा ऐसा रहा है कि सिविल लॉ भी मौजूद है, शरीयत लॉ भी मौजूद है और मिलिट्री लॉ भी मौजूद है। ऐसा पाकिस्तान में बहुत दफ़ा रहा है। इसलिए ये कोई नई चीज़ नहीं होगी जो अब यहाँ पे आ जाएगी कि अदालती निज़ाम जो है उसके अंदर मखसूस के केसेज़ जो हैं उनको मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई किया जाए। ख़ास तौर पे ये जो एंटी स्टेट या हाई ट्रीज़न के या इस किस्म के रियासत को जो थ्रेटनिंग चीज़ें हैं उनको मिलिट्री कोर्ट्स में लेके जाएँ। तो वो ले जाएँगे, क्योंकि उनको ले जाने की इसलिए ज़रूरत महसूस हो रही है कि उन्हें पता है कि अगर वो खुद इनको सिविल इसके अंदर अदालतों में लेके जाएँगे, तो यहाँ पे तो सारे का सारा उन्हीं के हक में फैसला, मुल्ज़िमान के हक में फैसला हो जाएगा। इसलिए वो मुल्ज़िमान को अब वो मिलिट्री उसी लॉज़ के तहत ट्राई करना चाह रहे हैं। लेकिन उसके अंदर उन्हें एक दिक्कत होगी, क्योंकि एक तरफ वो उनका प्रेज़िडेंट भी पीटीआई का है और साथ-साथ उसके जो चीफ़ जस्टिस है वो भी एक तरह से उसका भी पीटीआई के साथ एक बहुत हमदर्दियाँ हैं, उसका दामाद, अटैचमेंट एक बात यहाँ पर है कि दामाद भी पीटीआई का है, सास भी पीटीआई की है। किया है सारे। जी, जी। कोई पूरी सारा टीम सिलसिला। है। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा, एक अफ़सोसनाक सूरत आखिरी हाल है आखिरी सारी। बात, आखिरी बात, आखिरी बात। मुझे ये भी सुना जा रहा है कि हो सकता है पीटीआई पर पाबंदी लग जाएगी। क्या पाबंदी मसले का हल है? मेरे ख्याल में तो नहीं। आप क्या कहते हैं? या मेरा भी यही ख़्याल है, मैं पाबंदी के तो हक़ में नहीं हूँ कि पार्टी पे पाबंदी लगाई जाए। आप उसके अंदर जो अनासर इस किस्म के हैं, उनको आप उनके ऊपर मुकदमे बनाएँ, उनको चलाएँ और उनको एक तरफ करें, लेकिन पार्टी के ऊपर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। पार्टी के साथ लोगों की देखें होप्स होती हैं, पार्टी सियासी पार्टी फिर भी सियासी पार्टी होती है। आप सियासी पार्टी के वजूद को अदलिया के या फ़ौज के उस रूल के साथ मुकाबला, इनका दोनों का मवाज़ना नहीं किया जा सकता। उस लिहाज़ से सियासी पार्टियों को हमेशा अपनी सियासी पार्टियों पे ही पाबंदियाँ लगानी हैं। जबकि जो इन्होंने जो दहशतगर्द जो ऑर्गेनाइज़ेशन थी यहाँ पे किसी ज़माने में, उनके ऊपर जो पाबंदियाँ लगाई थी, उनको तो क्या फ़ौरन मतलब, उनको तो क्या मतलब किसी ज़माने में अभी अब नहीं है? अब भी तो है यार। अभी नाउ हैं, वो सारी हैं, जिनको पाबंदी लगाई थी वो सारी मौजूद हैं। यही इस बात का सबूत है कि इस काम से कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा। इस काम से कोई अच्छी चीज़ नहीं आएगी। तो इसलिए इसको बेहतर है कि आप इस मैं आपको एक मिसाल दूँ, अभी इसी एक मिसाल दूँ मेरे ज़हन में अभी आई। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि जी अब से जो है ना वो हम मुस्लिम लीग काफ जो है हम उसको स्ट्रॉन्ग करने लगे हैं। इमरान खान को अब मुस्लिम लीग काफ सारी दे दी गई है, सारे पीटीआई वाले जो लोग थे ना वो काफ में आ गए हैं। तो एकदम से फिर वहीं की वहीं बात हो गई, लोग तो वही हैं। जो असल बात तो लोगों का माइंड सेट है, असल बात तो लोगों का एक जहनी जो कैफियत है जिसके अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको चेंज करने की है। ये पार्टियों की पाबंदियाँ लगाने से पार्टियाँ ना कभी फ़ौत हुई हैं, ना कभी उनको दबाया जा सका है। हमने पीपल्स पार्टी की मिसाल भी देखी है, पीपल्स पार्टी को जनरल ज़ियाउल हक ने जिस तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की, वो उतनी ही उभर के मज़बूत होती गई, हत्ता कि वो आज भी एक 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 पूरा एक ताकत है, फिनोमेना सियासी ताकत है। तो एक इस तो क्या आप ये कहते हैं कि, या मैं भी ये समझता हूँ कि
अगर जरूरत है तो मैंने इमरान समेत बड़े बड़े जो लीडर हैं उनको पकड़े, अगर उनके खिलाफ सबूत है उनको पकड़े, उनके ऊपर जो केस है उनको ट्रायल करें, ट्राई सजाएं करें, दें। और उसके ठीक है, बाद 5-6 आदमियों को सजा होगी तो बाकी जो है ना सुधर जाएंगे। जी जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। लेकिन सियासी पार्टियों पे पाबंदी लगाना मैं नहीं समझता ये कोई मसले का हल है, या इसको कोई अभी ऐसे अल्टरनेटिव। तनवीर साहब, हमने ना करते भी तकरीबन आधा घंटा हो गया हमारा। तो एनीवे जी नहीं, हम इसी पर ख़त्म करते हैं। नाजरीन, आपने बातचीत सुनी, तो हमने बड़े डिफरेंट अंदाज में आज बात की है, यानी बातचीत के अंदाज में। So I hope you like the show, and if you have any questions, please do ask, and if you have any comments, please do make them, and do subscribe the channel. हमारी तरफ से खुदा हाफिज़, and look after yourself.